हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। आज जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कशन के लिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हो किसी भी इंसान को तो उस पर 2000 से ज्यादा करने पे 1.1% का एडिशनल टैक्स लगेगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे कि साथ साथ में इसका क्या इंप्लीकेशंस होगा और क्या ये सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेगा। एनपीसीआई का क्या बयान आया है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको लेकर के क्या कह रही हैं और बाकी सारे चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है तो वीडियो में बने रहिए और पसंद आए कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नाउ दिस इज मी रजत दुबे एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर तो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट जो बता रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होगा उस पर 1.1% का एक एडिशनल फी लगाया जाएगा ऑन मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। इसको हम अभी समझेंगे क्या है मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। अब ₹2000 और जो कि पेमेंट्स ऐप जैसे कि जीपे, पेटीएम, फोन पे ये सारा जो है तो बेसिकली ये उन यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है जहां पे मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हम किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्तों को अगर शेयर कर रहे हो मान लो तो आपका जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, रिलेटिव्स के साथ में, मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें वो कवर नहीं होगा। वहां कोई लिमिट नहीं है, वहां आप जो यूपीआई का नॉर्मल 2 लाख तक का लिमिट है आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो किसी शॉपकीपर के यहाँ पे जाते हो और उसका जो क्यूआर कोड है, ठीक है, आप अगर उसको स्कैन करके और वहां पे पेमेंट करते हो तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं आधी बात है, क्योंकि आप अगर स्कैन करके पेमेंट इंटरनेट से कर रहे हो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो तो फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान के चलो कि आपने जीपे में या पेटीएम में उसके वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, उसका जो वॉलेट सेक्शन होता है, अगर आपने उसके वॉलेट में पैसा रखा हुआ है और फिर आप वहां से उस पैसे को निकाल के यूज कर रहे हो तो उस पर अगर वो 2000 से ज्यादा का है तो फिर उस पर 1.1% का एडिशनल ड्यूटी लगेगा एंड दैट टू आप पे नहीं लगेगा। मान लो आपने किसी दुकानदार के यहाँ पे गए और आप 5000 रुपए का उसको पेमेंट कर रहे हो और वो भी आप अपने वॉलेट से कर रहे हो तो वो 5000 पे जो 1.1% का ड्यूटी लगेगा वो उस दुकानदार को पेटीएम या गूगल पे जो भी वो यूज कर रहा है उसको देना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक इसका है जो कि हो सकता है कि इनिशियली तो कस्टमर्स पे नहीं लग रहा है लेकिन शॉपकीपर अपने पास से तो देगा नहीं, वो जाहिर सी बात है कस्टमर्स के ऊपर भी उसका ओनस डालेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी वायरल हो रहा था जो कि फैक्ट चेक में हमने दिखाया है, पीआईबी का सोर्स है, कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है इनिशियली यही कहा जा रहा था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा यूपीआई का इस्तेमाल करके 2000 या उससे ज्यादा का तो उन सभी पर 1.1% का ये ड्यूटी लगेगा अप्रैल 1 से। लेकिन ये गलत है, आप देखोगे इसको मिसलीडिंग दिखाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करिएगा 2000 या उससे ज्यादा का उसमें 1 अप्रैल से 1.1% लगेगा, नहीं, वो आधी सच्चाई है, पूरी हमने आगे का देखा है और बाकी अभी इसका प्रभाव भी क्या पड़ेगा उसको लेकर के भी हम देखते हैं। नाउ एनपीसीआई का खुद का ये ट्विटर का स्टेटमेंट है, आप देखोगे तो एनपीसीआई ने साफ साफ कहा है कि ये बेसिकली यूपीआई अपने आप में काफी फ्री है, फास्ट है, सिक्योर है और सीमलेस है और कहीं ना कहीं 8 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शंस हर महीने होता है। मतलब आप समझ रहे हो 8 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शंस हर महीने हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने इस चीज को साफ साफ क्लैरिफाई भी कर दिया अपने स्टेटमेंट में कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स से, और वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट एप्स वाले ही हैं, तो उन पर ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो वो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो 2000 या उससे ज्यादा होने पे 1.1% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा ये बेसिकली अभी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्यों लगाया क्यों जा रहा है। जैसे आप देखोगे तो ओवरऑल आप देखोगे ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, किस तरीके से आईएमएफ का ये फ्लो चार्ट है और भारत का ये डेटा को दर्शा रहे हैं 1950 से लेकर के 2031 तक। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको डेट जो है वो बेसिकली देखने को मिल रहा है और ये किस तरीके से आप फ्लो देख रहे हो चार्ट कि मतलब उधारी जो है वो बेसिकली कम या ज्यादा होता रहता है और डेट भारत सरकार का जो है वो अपने आप में बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ अगर सब्सिडीज लॉन्च कर रहे हैं, नया कोई बजट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो पैसे जाहिर सी बात है भारत सरकार के पास में जो आते हैं। आप बजट जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मतलब बजट में 2 कंपोनेंट्स होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। तो रेवेन्यू मतलब कि शॉर्ट टर्म, और ये जो शॉर्ट टर्म में फंडिंग दिया जाता है सब्सिडीज के फॉर्म में किसी भी तरीके से, अगर वो गरीबों के लिए कोई स्कीम लाया जाता है, जैसे कि अभी कोरोना काल में हमने देखा कि गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया जहां पे फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे गए। तो अगर ऐसे स्कीम्स आ रहे हैं तो इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ेगा। तो भारत सरकार उन्हीं चीजों को टैकल करने के लिए कई बार टैक्सेस को बढ़ाती है और ये दर्शाया जा रहा है इस चार्ट से कि किस तरीके से इंडिया का जो है वो ओवरऑल परसेंटेज है एज पर द आईएमएफ रिपोर्ट। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये जो आपको बार ग्राफ दिख रहा है
ये दिखाएगा कि किस तरीके से मोबाइल वॉलेट का मार्केट है भारत में। और फिलहाल 2023 तक आप देख सकते हो कि इतने ज्यादा यूजर्स हैं और अपकमिंग 2027 में तो माना जा रहा है कि 429.2 बिलियन से भी ज्यादा का यूएस डॉलर का वैल्यू का मतलब ट्रांजैक्शंस होगा सिर्फ मोबाइल वॉलेट से। तो यानी कि जो सरकार ने टारगेट किया है, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल होता नहीं है, ये मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल होता है और इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे किया गया है। अभी हम कहीं ना कहीं इस चीज को आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप मान लो ज़ेरोधा जो एक ऐप है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे इस ऐप के बारे में। तो ये जो ज़ेरोधा ऐप है, अगर मान लो आपको यहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट करना है, तो आप मान लो कोई भी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, इनिशियली आपसे वो सेगमेंट पूछेंगे, आपका अकाउंट लिंक रहेगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और बाकी आप देखोगे कहीं ना कहीं पेमेंट मोड जो होता है, तो वो पेमेंट मोड में यूपीआई आप देखोगे तो फ्री है, ठीक है, यूपीआई आप देखोगे तो फ्री है। लेकिन नेट बैंकिंग, एक्चुअली नेट बैंकिंग जो है वो 9 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, ठीक है, 9 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे यूपीआई फ्री है, लेकिन आगे चल करके अब जैसा कि ये चेंजेस 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आगे चल करके हो सकता है कि 1.1% लेवाई करा जाए इनके वॉलेट्स पे भी। अभी कुछ श्योर नहीं है इसको लेकर के, लेकिन जाहिर सी बात है इसका भी एक प्रोबेबिलिटी बनता है। तो यानी कि आगे चल करके ज़ेरोधा में बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, तो ये इम्पैक्ट ओवरऑल इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि इसका प्रभाव सब पर पड़े, ठीक है। साथ साथ अभी हम यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि एनपीसीआई से सवाल क्या बन सकते हैं। नाउ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है वो एक इनिशिएटिव है जो आरबीआई के द्वारा लिया गया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। तो डायरेक्ट सवाल भी आता है कि एनपीसीआई किसके द्वारा लिया गया है, तो आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसके अलावा आप देखोगे तो ये रिटेल पेमेंट्स के लिए है और सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए है भारत में, और इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड 2008 में करा गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 का। और इसके अलावा एनपीसीआई को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आप याद रखिएगा कि एनपीसीआई को इनकॉर्पोरेट किया गया है एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होगा, और इसको कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर किया गया है। इसका हेडक्वार्टर्स आपको पता ही है कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसी के आपको रुपए कार्ड वगैरह, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, भीम यूपीआई ऐप हो गया, ये सारा एनपीसीआई का ही आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ हम कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भारत में 3 तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है क्लोज्ड सिस्टम पीपीआईज। नाउ ये क्लोज्ड सिस्टम पीपीआईज क्या है कि मान लीजिए ये जो पीपीआईज है ये इशू भी वही करता है, ठीक है, जो उस सामान को बेच रहा है, जो उस सामान को गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वो ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे कैश विड्रॉल नहीं हो सकता। मान के चलिए कि जो इसको बना रहा है और जो इसके कस्टमर्स है सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहेगा, जो इसको बना रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और जो इसके कस्टमर्स होंगे सिर्फ उन्हीं के बीच में ये चलेगा, और इससे कोई कैश विड्रॉल नहीं हो सकता है। साथ साथ में आप देखोगे तो इसके लिए कोई आरबीआई के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होती है क्लोज्ड सिस्टम में। सेमी क्लोज्ड सिस्टम की बात कर ले तो सेमी क्लोज्ड सिस्टम में इशू तो बैंक्स करते हैं, जिसके लिए आरबीआई से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, और नॉन बैंक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आरबीआई ऑथोराइज करेगी, और यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मर्चेंट लोकेशंस हो सकते हैं इन्वॉल्व, जो कि उसके मतलब कहीं ना कहीं टर्म्स को मानेंगे। इसके अलावा ओपन सिस्टम पीपीआईज भी है, जो ये काफी कॉमनली चलता है, जैसे गूगल पे वगैरह जो है वो ओपन सिस्टम ही है कि इसको इशू बैंक्स ही करते हैं, और इसका इस्तेमाल आपको हर जगह लगभग कॉमनली देखने को मिल जाएगा, और इससे आप पैसे भी निकाल सकते हो और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खैर ये हमारा ओवरऑल का एग्जांपल था। नाउ इस वीडियो से जो अभी तक हमने सीखा है कि जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स से होगा, ठीक है, तो वहां पर 2000 से ज्यादा होगा तो ही 1.1% का चार्ज लगेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि हो सकता है एक बर्डन पड़ेगा, तो इंडेक्सेशन फंड वगैरह और बाकी चीजों को लेकर के, और बजट वगैरह में टैक्सेस को लेकर के, जैसे कि हमने समझा कि भारत सरकार की भी नीड्स बढ़ रही हैं, तो इसलिए वो अपना टैक्सेशन सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक उसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा, और जो भी मिथ इसके लिए बन रहा है वो भी हमने बस्ट करने की कोशिश करी है, और ऐसे कंटेंट के लिए वीडियो को बस पसंद करते रहिए और भेजते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।